हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 6 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की फर्स्ट न्यूज़ है एयर इंडिया टू चार्ज कमर्शियल फेयर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इंडियंस। अब इंडिया के जितने भी लोग वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशन पे अगर कोविड-19 के कारण डिफ़िकल्ट कंडीशन में फंसे हुए हैं तो ऐसे लोगों को वापस इंडिया में लाया जाएगा और ये जो डिसीज़न लिया गया है वो होम मिनिस्ट्री ने लिया है। तो ये जो इंडियंस हैं इनको गल्फ़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से 7 मई से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा एयर इंडिया के द्वारा, जिसकी मदद से इनको वापस लाया जाएगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो बात है वो है ये दो लोकेशंस। पहला है गल्फ़ रीजन, दूसरा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। इन दोनों लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का पार्ट है और ये एक सब रीजन की तरह माना जाता है एशिया का। मेनली ये जो एरिया है ये इंडिया के ईस्ट का एरिया है और चाइना के साउथ का एरिया है। इंडिया के ये आप मैप देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया का। यहाँ पर इंडिया के ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ आती हैं जो चाइना के साउथ की डायरेक्शन में है और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इन तीनों कंट्रीज़ के बीच की जो कंट्रीज़ हैं ये सारी कंट्रीज़ मिलके साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो इन कंट्रीज़ में अलग अलग लोकेशंस पे जो इंडियन फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा। इसके अलावा दूसरा रीज़न है गल्फ़ का रीज़न। यहाँ पर गल्फ़ से जो बात है वो बात की जा रही है पर्शियन गल्फ़ की। पर्शियन गल्फ़ को टच करती हुई ये जो अरेबियन कंट्रीज़ है, अरब स्टेट्स हैं, उनको गल्फ़ कंट्रीज़ कहा जाता है। मेनली ये 7 अरब स्टेट्स हैं जिनके नाम हैं बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो गल्फ़ का पार्ट बनाती हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ कहलाती हैं। और अगर इन कंट्रीज़ में से हम इराक को अलग कर दें तो ये जीसीसी ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं। जीसीसी एक गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है जो अरेबियन रीजन की अरब कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल और इसमें 6 कंट्रीज़ हैं गल्फ़ रीजन की। इराक और ईरान जीसीसी में शामिल नहीं हैं। जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं वो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया रिकॉर्ड्स अनदर स्पाइक विथ 3875 न्यू केसेस एंड 194 डेथ्स। इंडिया में एक के बाद एक नए हाईएस्ट रिकॉर्ड बन रहे हैं और अभी तक का सबसे ज़्यादा कोविड-19 के इन्फेक्शन केसेस की संख्या 24 घंटे में फिर से बढ़ गई है। और ये जो रिकॉर्ड है ये ट्यूसडे को 3875 नए केसेस विद इन 24 आवर्स तक पहुंच गई है। तो एक दिन में 24 घंटे में 3875 केसेस, 3875 नए केसेस मिले हैं इंडिया में विथ 194 डेथ्स। अब ये जो डेथ का आंकड़ा है वो पिछले दिनों में अगर हम देखें तो ये ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, जो यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है। और अगर 24 घंटे में जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उसका ग्राफ भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो दोनों ट्रेंड बढ़ते हुए दिख रहे हैं और 3920 नए केसेस जो हैं एक दिन में, ये अभी तक का हाईएस्ट है। अब टोटल नंबर ऑफ़ केसेस की संख्या ये आप देख सकते हैं। टोटल केसेस 49,400 से ज़्यादा बढ़ गए हैं आज की डेट तक का ये जो काउंट है। टोटल नंबर ऑफ़ डेथ जो है वो 1695 तक पहुंच गया है और टोटल रिकवर्ड पर्सन 14,000 से ज़्यादा हो गए हैं। करीब 27% रिकवरी रेट चल रहा है अभी इंडिया का। लेकिन ये जो टोटल इन्फेक्शन पर्सन का जो काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 50,000 तक करीब पहुंच गया है। इंडिया नीड्स अ बिग स्टिमुलस पैकेज, ऐसा कहना है अभिजीत बनर्जी जी का, जिन्हें 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो नोबेल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी के द्वारा ये कुछ सजेशंस दिए गए इंडियन गवर्नमेंट को कि किस तरह से कोविड-19 के समय में और कोविड-19 के बाद की कंडीशन को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे टैकल किया जा सके। तो यहाँ पर इनका जो पहला सजेशन है, उन्होंने बोला है कि इंडिया नीड्स ए लार्ज इनफ स्टिमुलस पैकेज टू इंक्रीज स्पेंडिंग एंड रिवाइव डिमांड इन द इकॉनमी। यानी जो कंडीशन अभी कोविड-19 की इकॉनमी में करंटली चल रही है उसको टैकल करने के लिए पहले तो सबसे ज़्यादा स्टिमुलस पैकेज देने की ज़रूरत है और इकनॉमी को रिवाइव करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टिमुलस पैकेज लोगों को दिया जाएगा, लोगों को पैसा दिया जाएगा, तभी
लोग अपने एंड से स्पेंडिंग कर पाएंगे और स्पेंडिंग करने से डिमांड इंक्रीज़ होगी और जैसे ही पैसा वापस इकॉनमी में आएगा तो इट में इंक्रीज़ फर्दर डिमांड, तो उससे डिमांड और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इकोनॉमिक स्लोडाउन की कंडीशन तो अभी चल ही रही है, ऑलमोस्ट हर कंट्री में ऐसा देखा गया है और इंडिया में इसको रिवाइव करने के लिए इनकी तरफ से स्पेसिफिक मेजर्स उठाने की बात की गई है। अब यहाँ पर कुछ मेजर्स हैं जो इन्होंने बताया, जैसे कि पुटिंग मनी इन पीपल्स हैंड, लोगों के हाथ में पैसा देने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो डिमांड करेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी उससे इकॉनमी रिवाइव हो सकती है, एटलीस्ट छोटी जो रिवाइवल है वो देखी जा सकेगी। उसके साथ ही साथ जो राशन कार्ड हैं वो काफ़ी लोगों के पास अभी राशन कार्ड नहीं है और ऐसे लोगों के पास नहीं है जो इवन बीपीएल फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो टेम्परेरी राशन कार्ड देने की ज़रूरत है बीपीएल फैमिलीज़ को, जिससे कि वो जो कम से कम जो बेसिक उनको फूड चाहिए वो मिल सके और जो छोटी फर्म्स के डेट हैं, जो छोटा कर्जा लिया है किसानों ने या छोटे फर्म्स ने, छोटी कंपनीज़ ने, एमएसएमई सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्होंने, तो वो भी काफ़ी हद तक माफ़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा रहे और इकॉनमी में डिमांड क्रिएट की जा सके। तो ये जो सजेशंस हैं वो इनके द्वारा दिए गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि अभी स्टिमुलस पैकेज देने की जो अगर हम पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ का अगर रिकॉर्ड देखें तो यूएसए ने, जापान ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, सब ने एक अच्छे लेवल पर पैकेज दिया है अपनी कंट्री को। और कंट्रीज़ में जितने भी लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट खो चुके हैं या उनकी कंडीशन फूड के कारण बहुत ख़राब है या बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो इकोनॉमिक पैकेज एक तरह से बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है उन लोगों के लिए। और अगर लोगों की हेल्प की जाएगी तो उससे इकोनॉमी भी रिवाइव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए ने 10% अपनी जीडीपी का 10% के लेवल का इकोनॉमिक पैकेज दिया है, बट अभी इंडिया केवल डिस्कस ही कर रहा है, पैकेज देने की बात कर रहा है और वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट 1% ऑफ जीडीपी और हमने दिया नहीं है कोई भी इतना बड़ा पैकेज, केवल हम 1% देने की बात कर रहे हैं और बात ही कर रहे हैं, हम अभी तक दे नहीं पाए हैं। यूएसए 10% जीडीपी का पैकेज दे चुका है, तो अभी ज़रूरत है इंडिया को इतना इकोनॉमिक पैकेज देने की और लोगों की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने की। यहाँ पर इसके साथ ही इन्होंने कुछ सजेशन ये भी दिए हैं कि ये जो थ्योरी है जिसके बेसिस पे इनके द्वारा बताया गया है, ये थ्योरी कीन्स की थ्योरी है जो 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड ओवर आया था, उस समय में कीन्स के द्वारा कुछ थ्योरीज दी गई थी जिसके बेसिस पे उस डिप्रेशन को कंट्रोल किया गया और कंट्रीज़ को डिप्रेशन से बाहर निकाला गया। इनके अकॉर्डिंग दो मेन चैलेंज हैं अभी पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में, यानी कि कोविड-19 अगर कंट्रोल कर लिया जाता है तो दो सबसे बड़े चैलेंज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के सामने रहेंगे। पहला चैलेंज रहेगा कि जो लगातार फर्म्स की और बैंक्स की, मेनली अगर हम बात करें तो फर्म्स की, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनमें जो बैंक्रप्सी देखने को मिल रही है, एक के बाद एक बैंक्रप्सी इवन बैंकों में देखने को मिल रही है, तो उन बैंक्रप्सी की जो चेन है उसको कैसे रोका जाए। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो डिमांड घट रही है उसको कैसे रोका जाए। तो ये दो जो मेजर सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए जो सबसे पहली प्रॉब्लम है बैंक्रप्सी की प्रॉब्लम, छोटी फर्म्स की या बैंकों की या फिर किसानों की, तो उसमें जो लोन या डेट लिया गया है इन फर्म्स के द्वारा उसको राइट ऑफ करने की ज़रूरत है। इस इमरजेंसी के टाइम में उन लोन्स को राइट ऑफ करना चाहिए। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो डिमांड के गिरने की प्रॉब्लम है, तो डिमांड के गिरने की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लोगों के हाथ में पैसा जाना ही चाहिए और उसके लिए सरकार को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी ही पड़ेगी और यही बेस्ट तरीका है इकोनॉमी को रिवाइव करने का। उन्होंने उनके हिसाब से मतलब अभी कुछ दिनों से जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जैसे अमर्त्य सेन है, रघुराम राजन है और अभिजीत बैनर्जी हैं, इन लोगों की तरफ से गवर्नमेंट को सजेशंस दिए गए हैं कि जो पीडीएस का सिस्टम है उसकी जो कवरेज है उसको बढ़ाना चाहिए। अभी पीडीएस के सिस्टम में कुछ खामियां हैं जिससे ज़रूरतमंद लोगों को भी राशन नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ टेम्प्रेरी राशन कार्ड दे दिया जाए या फिर पूरे पीडीएस सिस्टम को यूनिवर्सल कर दिया जाए, जिससे कि जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं उनको राशन मिल सके, समय पर मिल सके। और इवन जिनके पास जन धन का अकाउंट नहीं है, जिनको कैश में सब्सिडी नहीं मिल पा रही है किसी भी बेनिफिट स्कीम का या कैश में पैसा नहीं मिल पा रहा है राशन खरीदने के लिए, उनको भी कम से कम जो बेसिक सीरियल
की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए या जो बेसिक राशन चाहिए वो मिले। तो यहाँ पर जो थ्योरी बताई गई है कीन्स के द्वारा, उस थ्योरी को अगर हम देखें तो पहले देख लेते हैं कीन्स कौन थे। कीन्स एक ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की थी 1930s में। 1930s अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक लैंडमार्क पॉइंट था, क्योंकि 1930s में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन फेस किया था वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने। और उस डिप्रेशन से कंट्रीज़ को निकालने के लिए जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी एक थ्योरी दी थी और ये थ्योरी उनके द्वारा पब्लिश की गई थी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नाम से। तो ये उनका एक ये पब्लिकेशन था जिससे उन्होंने 1936 में थ्योरी दी थी। अब कीन्स की इकोनॉमिक्स थ्योरी के अनुसार गवर्नमेंट शुड इंक्रीज डिमांड टू बूस्ट ग्रोथ। गवर्नमेंट को इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए काम करने चाहिए, और अगर ग्रोथ बढ़ानी है तो डिमांड बढ़ाना चाहिए। और कीन्स का ये मानना था कि कंज्यूमर डिमांड ही प्राइमरी फोर्स है किसी इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ को तेज करना है तो कंज्यूमर डिमांड को तेज करना ज़रूरी है। और डिमांड तेज की जा सकती है जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाए, यानी कि लोगों को एक तरह से डिमांड क्रिएट करने के लिए पैसे दे। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये वैसी इस तरह की फिस्कल पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट अपने जो टैक्स से रिलेटेड कानून है वो थोड़ा सा रिलैक्स करता है, लोगों पे टैक्स का बर्डन कम पड़ता है, जिससे लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है और उस एक्स्ट्रा पैसे से लोग जाके जो भी एक्सपेंडिचर है वो कर सके इकोनॉमी में, जिसके कारण डिमांड बढ़ेगी और उसके कारण इकोनॉमी में जो डिमांड की चेन है वो क्रिएट हो सकेगी। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कई मल्टीपल में बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जो मेन गोल है डिमांड बढ़ाने का, वो मेजर गोल रहेगा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से रिलेटेड कामों में। जैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर बढ़ेगी या फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए जाएंगे सरकार के द्वारा या एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा, तो इससे ओवरऑल डिमांड किसी भी इकॉनमी में बढ़ती है। तो ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स, और इन पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है कीन्स थ्योरी का, और ये नेगेटिव पॉइंट है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकता है? जब गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को पैसा दिया जाएगा और इकनॉमी में जो मनी सर्कुलेशन है या मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, तो इकनॉमी में जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है, इसलिए जो मनी सप्लाई या एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तरफ से होता है उसको लिमिट में रखने की ज़रूरत है। तभी ये जो कीन्स की थ्योरी है ये पूरी तरीके से डिफ़ाइन की जा सकती है। एक फैक्चुअल न्यूज़ है यहाँ पे, टीआरएफ है पाकिस्तान प्लॉय टू अवॉइड स्क्रूटिनी। ये जम्मू कश्मीर के डीजीपी के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर एक ग्रुप न्यूज़ में है अभी जिसका नाम है टीआरएफ या द रेजिस्टेंट फ्रंट। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जो अभी कुपवारा में अटैक किया गया है इंडियन मिलिट्री जवान्स पे, उनकी वो जो अटैक किया गया है वो इसी ग्रुप के द्वारा किया गया है। ये न्यूज़ में है तो इसलिए मालूम होना चाहिए। टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंट ग्रुप, और ये लश्कर ए तोयबा का एक एफिलेट ग्रुप है या उसी का फ्रंट ग्रुप है। ये ग्रुप पाकिस्तान के द्वारा प्रमोट किया गया था और इसको आर्टिकल 370 जब इंडिया में विड्रॉ किया गया था उसके बाद क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आरोग्य सेतु ऐप इज़ मस्ट फॉर गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस ऐप के बारे में। आरोग्य सेतु ऐप एक कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो एनआईसी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही है। इसका जो पर्पज़ है वो है कोविड-19 से रिलेटेड केसेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस और एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस और एडवाइजरीज को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए हेल्प ली जाती है इस आरोग्य सेतु ऐप की। ये जीपीएस और ब्लूटूथ फीचर के साथ काम करता है, कोविड-19 के इन्फेक्शन को ट्रैक करने का काम करता है। ये जीपीएस और ब्लूटूथ के फीचर्स का यूज़ करके और फ़ोन की लोकेशन
को चेक करके लोगों को बता सकता है कि किसी एरिया में कोविड-19 के कितने केसेस हैं, आसपास का एरिया कोविड-19 फ्री है या नहीं, या कोरोना वायरस किसी एरिया में पाया जा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू लोगों तक पहुंच सकती है। इस ऐप को पहले कोरोना कवच के नाम से लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब कोरोना कवच को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 से रिलेटेड सारी फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर कुछ शिप्स के नाम दिए गए हैं जिनको स्टैंडर्ड इंडियंस को वापस लाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। शिप्स ऑन द वे टू मालदीव्स एंड यूएई। तो 2 कंट्रीज़ में शिप्स अभी भेजे गए हैं, पहला है मालदीव्स और दूसरा है यूएई। मालदीव्स और यूएई। मालदीव्स जो 2 नेवी के शिप गए हैं उनका नाम है आईएनएस जलसा और आईएनएस मगर। आईएनएस जलसा और मगर गए हैं मेल, जो कैपिटल है मालदीव्स की, और ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा उसका नाम है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु ऑपरेशन है नेवी का, जिसके थ्रू मालदीव्स 2 नेवल शिप्स भेजे गए हैं, आईएनएस जलसा और आईएनएस मगर। और यूएई जो शिप गए हैं उनका नाम है आईएनएस शार्दुल और आईएनएस ऐरावत। शार्दुल और ऐरावत ये यूएई भेजे गए हैं, और आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर मेल भेजे गए हैं, मालदीव्स भेजे गए हैं। और ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है समुद्र सेतु बाय इंडियन नेवी। ये फैक्चुअल न्यूज़ है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, चाइना लॉन्चेस न्यू रॉकेट एंड न्यू स्पेसक्राफ्ट। चाइना के द्वारा इस कोविड-19 की कंडीशन में जब सारी कंट्रीज़ कोविड-19 से जूझ रही हैं, चाइना नए नए मिशन लॉन्च कर रहा है और अभी इसने नया स्पेसक्राफ्ट और नया रॉकेट लॉन्च किया है। ये सक्सेसफुल जो लॉन्चिंग है वो रही है चाइना की तरफ से। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसका नाम है, ये रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B। और ये रॉकेट सिस्टम चाइना ने अपने जो स्पेस स्टेशन है उसके लिए भेजा है। अब चाइना की जो प्लानिंग है 2022 तक अपना स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करने की, 2022 तक चाइना चाहता है कि इसका इंडिपेंडेंट वर्किंग स्पेस स्टेशन स्टार्ट हो जाए स्पेस में, जिसपे कम से कम 6 क्रू मेंबर्स काम कर सके। और उसके बाद चाइना का जो टारगेट है वो मून पे जाने का है। मून पे एक अपने मिशन को और अपने चाइना में किसी एस्ट्रोनॉट को वो मून पे भेजना चाहता है, जिसके कारण से ये रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है लॉन्ग मार्च 5B किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो साइट है जहाँ से चाइना का ये रॉकेट लॉन्च किया गया है वो साइट है वेंगचैंग, जो कि हेनम आइलैंड पर स्थित है। साइट का नाम है हेनचैंग और आइलैंड जहाँ से ये छोड़ा गया है वो है हेनैंग आइलैंड, वेंचैंग साइट। मून की सरफेस में अभी तक केवल यूएसए ऐसी सक्सेसफुल कंट्री है, और यूएसए इज़ सो फॉर द ओनली कंट्री जिसने मून पे सक्सेसफुली ह्यूमन को भेजा है। अब चाइना इसी दौड़ में शामिल हो गया है और चाइना चाहता है कि वो मून पे अपने एस्ट्रोनॉट को भेजे। अब चाइना की तरफ से एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए काम किए जा रहे हैं, अपने स्पेस स्टेशन को 2022 तक स्टार्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। और अभी तक चाइना ने मून के फार साइड में, यानी कि मून की ऐसी साइड में जहाँ जो नॉर्मल विज़न से परे है, नॉर्मल विज़न के दूसरी साइड है, वहाँ पर एक मिशन लास्ट ईयर में भेजा था चेंगी नाम से। तो चाइना का एक मिशन मून पे जा चुका है, लेकिन चाइना का जो प्लान है वो एस्ट्रोनॉट भेजने का है, और इसीलिए ये जो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग है वो की जा रही है चाइना के द्वारा। इसमें टेनगोंग स्पेस स्टेशन की बात की जा रही है जो चाइना 2022 तक स्टार्ट करने वाला है। स्पेस स्टेशन का नाम है टेनगोंग स्पेस स्टेशन, जो चाइना का स्पेस स्टेशन होगा। 3 इंडियन फोटोग्राफर्स विन पुलिट्जर अवार्ड। 3 इंडियन फोटोग्राफर को पुलिट्जर अवार्ड एक कैटेगरी में दिया गया है। पुलिट्जर अवार्ड क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। पुलिट्जर अवार्ड एक अवार्ड है फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन और काफ़ी अलग कैटेगरीज में ये पुलिट्जर अवार्ड दिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1917 में, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। और ये जो कैटेगरीज़ हैं जिनमें पुलिट्जर अवार्ड दिया जाता है वो करीब 21 कैटेगरीज़ है, करीब 21 कैटेगरीज़ में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें से 20 कैटेगरीज़ में सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड दिया जाता है। और जो पब्लिक सर्विस की कैटेगरी होती है वो उन्हें गोल्ड मेडल
दिया जाता है इस अवार्ड में। तो पुलिट्ज़र अवार्ड में 21 कैटेगरीज़ में अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर कुछ कैटेगरीज़ हम देखें तो द टाइम्स जो यूएसए की एक संस्था है उसको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए भी इसी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है। रॉयटर्स को फोटोग्राफी के लिए अवार्ड मिला है क्योंकि फोटोग्राफी हांगकांग के प्रोटेस्ट की रॉयटर्स के द्वारा काफ़ी बड़े लेवल पे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव फोटोग्राफी की गई। इसके साथ ही इंडिया में जो 3 अवार्ड मिले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एसोसिएटेड प्रेस, और ये जो 3 अवार्ड है ये उन फोटोग्राफर्स को दिए गए हैं जिन्होंने कश्मीर की लाइफ को फोटोग्राफ किया था, कश्मीर की लाइफ को बताया था आफ्टर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन कश्मीर। तो कश्मीर में जैसे ही इंडिया ने रिवोक किया सेमी ऑटोनोमस स्टेटस, उस समय जो कश्मीर की लाइफ थी उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया। ये जो 3 फोटोग्राफर हैं वो हैं मुख्तार खान, यासीन धर और चन्नी आनंद। ये 3 फोटोग्राफर एग्ज़ाम के लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, मुख्तार खान, यासीन दर और चन्नी आनंद, जिन्हें पुलिट्ज़र अवार्ड फोटोग्राफी के लिए दिया गया। और क्या फोटोग्राफी किया? पोस्ट 370 कश्मीर की लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, BHEL इनवाइट्स फॉरेन फर्म्स टू यूज़ आइडल यूनिट्स। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक गवर्नमेंट की PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए हैं और इनकी तरफ से बोला गया है कि जो भी आइडियल यूनिट्स BHEL के प्रमाइसेस में BHEL के पास खाली पड़ी हुई हैं जो यूनिट्स, उनको चलाने के लिए अगर कोई फॉरेन यूनिट्स आना चाहती है, BHEL के साथ पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो वो अपना इंटरेस्ट शो कर सकती है थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये डिसीजन BHEL के द्वारा लिया गया जिससे कि BHEL की सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई किया जा सके। इस समय वर्ल्ड की ज़्यादातर कंपनियां चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग वापस लेना चाहती हैं और वो दूसरी कंट्रीज़ में डाइवर्ट करना चाहती हैं पोस्ट कोविड-19, और इसीलिए इस समय BHEL के द्वारा ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया ताकि ज़्यादातर जो अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो इंडिया आके इन्वेस्ट कर सके, और जिससे कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा और BHEL की कैपेसिटी और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट्स के द्वारा काफ़ी बार बोला गया, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, और काफ़ी बार अलग अलग तरीके से इंसेंटिव देने की कोशिश की गई जिससे कि जो अच्छी कंपनियां वो इंडिया आके अपना मैन्युफैक्चरिंग करें। बट जो मेजर कंसर्न या सबसे बड़ा चैलेंज इन कंपनीज़ के पास रहता है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ रेडीमेड लैंड बैंक। एक तो जो लैंड मिलने की जो पूरी प्रोसेस है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डिले चलती है और रेडीमेड लैंड बैंक नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस के पास, और अप्रूवल्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। इसके अलावा इंडियन ब्यूरोक्रेसी को डील करने भी एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो इसी के कारण लैंड बैंक का प्रॉब्लम, डिले का प्रॉब्लम और ब्यूरोक्रेसी से डील करने का प्रॉब्लम, ये मेजर कंडीशन है, ये मेजर प्रॉब्लम है जो नई कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट करने से रोकती है इंडिया। हम BHEL की बात करें तो ये एक महारत्न PSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। महारत्न का स्टेटस मिला है इसको और ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। तो ये 3 फैक्टर यहाँ पर BHEL महारत्न कंपनी है और डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत अपना काम करती है। अब महारत्न कंपनीज़ कौन सी कंपनीज़ होती हैं ये देख लेते हैं। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ये 3 कैटेगरीज़ है कंपनीज़ की। महारत्न कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो अपनी नेटवर्थ का 15% बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये जो 15% है ये करीब 5,000 करोड़ तक का अमाउंट है। महारत्न कंपनीज़ को 5,000 करोड़ तक का अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। और अगर हम नवरत्न कंपनी की बात करें तो नवरत्न कंपनीज़ 1,000 करोड़ तक का जो अमाउंट है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो एक तरह से थोड़ा फ्रीडम दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज़ की कंपनीज़ को। जैसे महारत्न को सबसे ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है, फाइनेंशियल फ्रीडम दी गई है महारत्न को 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट के लिए, नवरत्न कंपनीज़ को 1,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसके अलावा जो मिनी रत्न कंपनीज़ हैं उनको थोड़े कम लिमिट के एक्सपेंडिचर की फ्रीडम दी गई है। अगर हम करंट स्टेटस देखें महारत्न और नवरत्न कंपनी का तो 10 महारत्न कंपनीज़ हैं इंडिया में और 14 नवरत्न कंपनीज़ हैं। और रिसेंट करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग 2 महारत्न कंपनीज़ लेटेस्ट हैं जिनको रिसेंटली गवर्नमेंट
के द्वारा महारत्न का स्टेटस दिया गया और ये कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL। HPCL और PGCIL ये 2 नई महारत्न कंपनियां हैं। तो ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।